हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आप बात होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मस्त किस्म की होने लगी है। तो वीडियो का टाइटल है अब इंडिया की बारी, चाइना की बर्बादी। इंडिया द नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब, इंडिया वर्सेस चाइना। मतलब इंडिया नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब। जिस तरह एक टाइम पे चाइना बना था, अब टाइम आ गया इंडिया का। और इंडिया ने काफी जिस तरह की चाइना से भी कंपनियां छोड़ के इधर आई हैं, तो इस लिहाज से चाइना की नुकसान हो रहा है और इंडिया का अब फायदा होता जा रहा है। तो इसके बारे में हम और जानेंगे आज की वीडियो में। मिस्टिकल लैंड का वीडियो, इनके वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट खरीदते हैं तो अक्सर उस पर खुरदुरे अक्षरों में मेड इन चाइना लिखा होता है। हालांकि चीनी सामानों के बहिष्कार के चलते भारतीय मार्केट से अब चीन की पकड़ कमजोर होती जा रही है। लेकिन पहले ऐसा इतना ज्यादा देखने को मिलता था कि कुछ सालों में तो मेड इन चाइना को लेकर मजाक भी बनने लगे थे। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि हर चीज चीन में क्यों बनती है? सैकड़ों डॉलर्स का फायदा कमाने वाला चीन कुछ तो ऐसा कर रहा था जिससे उसके प्रोडक्ट का इंपोर्ट इतने सालों तक उसे मुनाफा देता है। लेकिन अब लगता है कि चीन की एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी को देखते हुए भारत भी मेड इन इंडिया के मोर्चे पर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या भारत भी चीन के नक्शे कदम पर चल रहा है? क्या हमारा इंडिया भी अब बन जाएगा अगला चीन? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। सैकड़ों वर्षों तक भारत पृथ्वी पर सबसे अमीर देशों में एक था, जो ग्लोबल व्यापार का लगभग 25% हिस्सा था। और फिर इंडिया में आए ब्रिटिशर्स। अंग्रेजों ने भारत के रॉ मटेरियल्स को अपनी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल करते हुए अपने प्रोडक्ट को इंडिया में ही बेचना शुरू कर दिया। अगर देखा जाए तो ऐसा करके अंग्रेजों ने आज के मायने में इंडिया से कुछ 45 ट्रिलियन डॉलर्स कमाए। अंग्रेजों के जाने के बाद इंडिया ने अपनी सरकार बनाई। वहीं चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में आ गई। दोनों देश वेस्टर्न देशों के साथ व्यापार करने से खतरा रहे थे, तो दोनों ने खुद का उत्पादन बनाकर खुद ही के बाजारों में बेचना शुरू कर दिया। इंडिया और चाइना के लिए स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी नहीं रही, पर ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, साउथ कोरिया जैसे देशों की इकोनॉमी में सुधार आ गया, जिसके बाद से देश ईस्ट एशियन टाइगर्स के नाम से पहचाने जाने लगे। 60 के दशक के अंत में उनके पास सस्ते लेबर से औद्योगिक जानकारी थी और उन्होंने टेक्नोलॉजी को खुले हाथों से अपनाया। बाजार में बिकने वाले जितने भी खिलौने और कपड़े थे, इन सब का प्रोडक्शन एशियन टाइगर देशों में होने लगा। मार्केट में एशियन टाइगर का दबदबा देखकर चीन भी छोटे छोटे कदम बढ़ाकर सिंगापुर से अच्छे उत्पाद की तकनीक सीखने लगा और वही तकनीक अपने देश की प्रोडक्शन फैक्ट्रीज में अपनाने लगा। 1978 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नेता देंग शियाओपिंग ने विदेशी कंपनियों को अपने देश में स्थापित करने की अनुमति देते हुए ओपन डोर पॉलिसी की घोषणा की। ओपन डोर पॉलिसी में चीन का सबसे बड़ा फायदा था कि उनके पास बहुत ही कम कुशल कार्यबल था, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को मजदूरों से भर सकता था। चीन के अंदर विदेशी पूंजी कमाने की भूख भी ज्यादा थी, तो विदेशी पूंजी, विदेशी ज्ञान और विदेशी निवेश में चीन की दिलचस्पी काफी बढ़ गई थी। और जब इन सब का सही दिशा में उपयोग किया गया तो दुनिया ने चीन में वैश्विक विनिर्माण में एक बड़ा बदलाव देखा। अब सस्ते सामान, खिलौने, कपड़े आदि चीजों में चीन ने भी बाजारों में अपनी छाप छोड़ना शुरू कर दिया। और फिर 1978 में ओपन डोर पॉलिसी के बाद से 80 और 90 के दशक में चीन ने हर साल लगभग 10% की वृद्धि की। 1991 में भारत ने भी खुद को स्थापित करने के लिए ग्लोबल कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। हालांकि आमतौर पर भारत एक इम्पोर्ट देश के रूप में नहीं देखा जाता है, पर भारत की एक्सपोर्ट ग्रोथ चीन और वियतनाम के बाद दुनिया में तीसरी सबसे अच्छी रही है। लेकिन ऐसा क्या है जो भारत वास्तव में बनाता है और एक्सपोर्ट करता है? चीन और अन्य ईस्ट एशियन टाइगर देशों द्वारा बनाए गए खिलौनों और वस्त्रों जैसे छोटे मोटे निर्माण के बजाय भारत ने स्पेसिफिक तौर पर बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज जैसे सॉफ्टवेयर, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग और इंजीनियरिंग सामान पर ध्यान दिया है। इसने छोटे अपेक्षाकृत अंग्रेजी बोलने वाले सुशिक्षित अल्पसंख्यक के लिए नौकरियां और अवसर पैदा किए हैं। लेकिन जो पहले पीछे रह गए थे, उन्हें आज टेक्नोलॉजी की वजह से अपनी स्थिति को सुधारने का एक और मौका मिला है, क्योंकि अब कई मोबाइल ऐप की मदद से भारतीय व्यापारी लाखों रिटेलर्स तक पहुंच पा रहे हैं, जो 1.3 बिलियन उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। इन उत्पादों को बेचने वाले किराना स्टोर सब बेहतर खरीदारी तेजी से कर पा रहे हैं और बिना संघर्ष के क्रेडिट भी समय पर प्राप्त कर रहे हैं। एक और आर्थिक वृद्धि इलेक्ट्रिक कारों से लेकर टेक्सटाइल तक हर चीज को बनाने के लिए निर्माताओं को सरकारी सब्सिडी के रूप में आ रहा है। लेकिन इस बढ़ती अर्थव्यवस्था को और बेहतर बना सकती है भारत की बढ़ती आबादी, जो आने वाले दशकों में चीन से भी अधिक हो जाएगी। अगर अब भारत अपने आर्थिक विकास की दिशा में सावधानी से काम करता है
तो अगले दशक में 500 मिलियन भारतीय मिडिल इनकम ग्रुप में प्रवेश कर लेंगे, 500 जो दुनिया मिलियन। में कहीं भी मध्यम वर्ग में सबसे बड़ी वृद्धि होगी। जैसे जैसे भारत में मध्यम वर्ग बढ़ेगा, वैसे वैसे कार्य शक्ति भी और बढ़ेगी। बहुत तो तेजी से भारत ये के हो भी पास रहा है। निश्चित रूप से दुनिया को बताने के लिए एक कहानी है कि वो उस अंतर को भरने के लिए तैयार है जो चीन पीछे छोड़ता जा रहा सच में। है। भारत विदेशी निवेश के लिए लगभग खुला है, लेकिन वियतनाम जैसे देशों के मुकाबले भारत को चुनने के अभी भी कई नुकसान थे, क्योंकि समस्या तब भारत के कर के स्तर पर थी जो विदेश से आने वाले सामान पर लगता है। दरअसल भारत सरकार अपने प्राइवेट सेक्टर के साथ कई कर विवादों से गुजर रहा था। आयकर विवाद, आय शुल्क विवाद और जीएसटी विवाद, बहुत प्रॉब्लम जो थी भारत ना, में निवेश इतना करने बड़ा के भाई, रास्ते हाँ, में कंट्री चुनौती और- बना हुआ था। वहीं दूसरी स्लोली तरह स्लोली चीन सरकार से बनी। कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपनी निर्भरता घटाकर दूसरे देशों में विकल्प ढूंढ रहे हैं। हाँ। तो ऐसे में भारत ने सुनहरे मौके का फायदा उठाकर उन सभी विवादों को खत्म कर दिया है जो टैक्स लगाने को लेकर चले आ रहे थे। भारत को निवेश के लिए बेहतर ठिकाना बनाने को लेकर अब पहले की तुलना में नियम कानून भी आसान बना हाँ, दिए गए हैं, बहुत आसान जो हो भारत के लिए एक बेहतर अवसर साबित हो सकेंगे। भारत द्वारा एक और चूक अवसर इसकी बेरोजगार महिला आबादी है। भारत की महिलाओं की व्यापार में भागीदारी दुनिया में सबसे कम है। हालांकि भारत सरकार ने व्यवसाय करना आसान बनाने के लिए कदम उठाए हैं। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स या जीएसटी ने कई स्टेट एंड फेडरल टैक्स को सिर्फ एक टैक्स में तब्दील कर दिया है। अब भारत सरकार ने रेट्रोएक्टिव टैक्सेशन की अनुमति देना बंद कर दिया है। लेकिन भारत को और भी आगे जाना होगा अगर उसे अपने सबसे बड़े कंपेटिटर चीन को चुनौती देनी है। तो ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक मोदी का मेक इन इंडिया अभियान कुछ ही राजनीतिक रूप से जुड़ी कंपनियों के एक चुनिंदा समूह को ही लाभ दे पा रहा था। ज्यादा टैरिफ और अन्य व्यापारिक बाधाएं मेक इन इंडिया को सिर्फ मेक फॉर इंडिया तक ही सीमित कर पाया, जबकि ये समय दुनिया के लिए चीजें बनाने का बहुत बड़ा अवसर है। उदाहरण के तौर पर भारत मानव बाल का बड़ा एक्सपोर्टर है। मंदिरों में बालों की बलि देने की भारत की परंपरा और अलग अलग ये भी घरों बहुत से बड़ा बाल exporter है। बचाने चाइना और सबसे इकट्ठा ज्यादा करने पसंद की करता प्रथा है। का मतलब है खरीदता कि है। मानव हाँ। बाल का दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया वो है। आगे अधिकांश आगे बाल तरफ विग, देखता है। पुतलों और अन्य उत्पादों को हाँ, दुनिया wigs भर के वगैरह बनते विभिन्न हैं। बाजारों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन बालों का निर्यात करने से पहले कंपनियों को मूल्य बढ़ाने और अपने व्यवसाय को बढ़ाने और इसे अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के लिए उपयुक्त बनाने के लिए इसमें इंपोर्टेड उत्पादों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए जब कंपनियां और अच्छे बाल बनाना चाहती हैं तो उन्हें कैराटिन जेल जैसे उत्पादों को हाँ। इंपोर्ट करने की आवश्यकता होती है। एक तरह का प्रोटीन जेल जो इटली या चीन में बनाया जाता है, जिसे ग्राहक पसंद करते हैं। जब चीन इस हर तरह चीज के बनाता इंपोर्ट है चलन यार। में आते हैं तो छोटी फर्मों के विकास के लिए प्रक्रिया चैलेंजिंग हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि चीन या इटली से उत्पादों का इंपोर्ट करना कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन अब तक इन इंपोर्ट चुनौतियों के अलावा इंपोर्ट टैक्सेस को आमतौर पर अधिक रखा जाता है। हालांकि पहले भारत की सरकार स्थानीय बिक्री बढ़ाना चाहती है, लेकिन भारत में बाल उद्योग अभी तक इतना विकसित नहीं है। इसलिए भारत की बाल बनाने वाली कंपनियों के लिए इंपोर्ट एक बड़ी आवश्यकता है। ऐसे में भारत सरकार को इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर उठाए गए बड़े कदम मेक इन इंडिया अभियान के बीच आने वाली रुकावटों को कम करेगी। अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है। हाँ। लेकिन हर बार जब ये विषय आता है तो भारत तब भी अगला चीनी होता है। लेकिन जिस तरह से चीन सस्ते श्रम का फायदा उठाता आ रहा था, अब वो मौका भी उसके हाथ से निकलता जा रहा है। ऐसे में भारत का अन्य देशों की कंपनियों के लिए अपने दरवाजे खोलना लाभदायक साबित हो सकता वाकई है। में। तो दोस्तों, अब तक भारत एक ऐसी इकोनॉमी है जिसे हमेशा चीन के बगल में माना जाता है। हाँ। लेकिन क्या भारत के छोटे छोटे कदम देश को बड़ी कामयाबी दिला बिल्कुल पाएंगे? यार, क्या बिल्कुल। वाकई भारत बन पाएगा नेक्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब? बिल्कुल। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ तो यार ये वीडियो खत्म। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। बहुत मस्त वीडियो था यार, इसमें हमें बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। और जिस तरह का टाइम देख रहे हैं, जिस तरह की कलेक्शन हर मंथ इतनी ज्यादा हो रही है, हर चीज में कंपनीज पे कंपनीज अपना निवेश कर रही है इंडिया Invest में। कर रही हैं। ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं इंटरनेशनल फोरम में इंडिया की डिप्लोमेसी देख लो, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देख लो, हर चीज में इंडिया बहुत ज्यादा आगे जा रहा है। लोगों के साथ फ्रेंडली रिलेशन कायम कर रहा है, तो वो कंपनीज आके इन्वेस्ट कर रही हैं, उनको भी फायदा, इंडिया को भी फायदा। इंडिया ने काफी टैक्स कम किए कंपनीज के लिए। ईज ऑफ बिजनेस बाई डूइंग, मतलब वो आगे चला गया। मतलब बिल्कुल। ईज ऑफ बिजनेस का मतलब मौके और ज्यादा हो गए। तो इससे हर ये चीज की इंडिया ने की है, तो इसी से तो इसके फायदे बनेंगे भाई। फायदे बनेंगे। दूसरी बात यह है कि दूसरे देशों के साथ हाँ। उनके ताल्लुकात की वजह से हाँ। जितनी कंपनीज आ रही है, और 5 से 10 साल लगेंगे, मैं तुम्हें हाँ। बता रहा हूँ।
बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है ना इंडिया ऑलरेडी है, ऑलरेडी भाई मैं आपको बोलता हूँ नेक्स्ट 5 इयर्स में इंडिया इतना स्टेबल हो जाएगा। एक तो इंडिया मतलब तीसरे नंबर पे चला जाएगा इकोनॉमी वाइज, और मतलब बहुत तेजी से आगे होना शुरू हो और जाएगा। इकोनॉमी वाइज तो चलो तीसरे नंबर पे चला ही जाएगा, हाँ। लेकिन जो चाइना में अभी कंपनी काम कर रही है शायद वो भी उधर चोट कर इधर आ जाए। भाई वो तो क्योंकि आ रही है, लेबर बहुत ज्यादा है और सस्ता भी है और लेबर ज्यादा इंडिया भी है, में ज्यादा भी है। हाँ, और ज्यादा है। जिस तरह अमेरिका छोड़ के कंपनी आई थी चाइना, क्यों आई थी? हाँ, लेबर सस्ता लेबर सस्ता था। आज चाइना का लेबर महंगा हो गया, इंडिया का लेबर सस्ता हो गया। इसमें तो कोई ये शक भी एक नहीं है, है। तो मतलब उनको हर कंपनी को चाहिए सस्ता लेबर। और जो लेबर इंडिया उनको देगा, लाजमी बात है मुल्क खुशहाल होगा, मुल्क खुशहाल होगा तो तरक्की करेगा, तरक्की करेगा तो तुम्हें पता है फिर दुनिया में रूल करने का फायदे time है। बिल्कुल सच में तो इसमें ये कोई शक चीजें नहीं है। हैं जो इंडिया को आगे बहुत ही ज्यादा काम आने वाली हैं। गाइस आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोगों ने देनी है हमें कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ही ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।